नमस्कार विद्यार्थियों। मैं राजेंद्र जसूजा, व्याख्याता, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत अध्याय क्रमांक 4 नियोजन आज हम समझेंगे। आप सभी ध्यान से इसे समझें और जो जो महत्वपूर्ण लगे उसको नोट करिए। मैं आपको जो संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो भी बताते जाऊंगा। यदि कोई आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उसका समाधान शीघ्र करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप समझते हैं, जानते हैं कि नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। तो आइए अपन सबसे पहले इसका आशय समझते हैं। कब, क्या और कैसे करना है, इसका निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। अर्थात निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आगामी कार्यक्रमों की आगामी कार्यों की रूपरेखा पूर्व से तैयार कर लेना ही नियोजन कहलाता है। बच्चों, नियोजन की परिभाषा सीएल जॉर्ज के अनुसार आप देख रहे हैं। इसमें उन्होंने इस प्रकार परिभाषा दी है: नियोजन वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों को लेने का एक विवेकपूर्ण, आर्थिक एवं सुव्यवस्थित माध्यम है। बच्चों, इसी प्रकार अन्य परिभाषाएं पुस्तकों में दी हैं। आपको जो अच्छी परिभाषा लगे उसको याद करिए, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि नियोजन से क्या आशय है, या नियोजन की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों, ये परिभाषा को समझने के उपरांत आइए अब हम समझेंगे नियोजन की विशेषताएं। बच्चों, नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है और अत्यधिक महत्वपूर्ण भी। तो आइए सबसे पहले अपन समझते हैं नियोजन की विशेषताएं। पहला है उद्देश्यों पर आधारित। बच्चों, नियोजन जो है उद्देश्यों पर आधारित होता है। अर्थात पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही नियोजन समिति नियोजन बनाती है और उन लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही भावी योजना बनाई जाती है। दूसरा है पूर्वानुमान पर आधारित। बच्चों, नियोजन के माध्यम से भविष्य में झांकने की कोशिश की जाती है। आने वाले समय में क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, क्या अनिश्चितताएं हमारे सामने आ सकती हैं, इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिससे कि पूर्व से ही हम व्यवस्थाएं कर सकें। अतः नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। अगली विशेषता है सर्वोत्तम विकल्प का चयन। बच्चों, नियोजन के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों में से आदर्श विकल्प का चयन किया जाता है, जिससे कि सर्वोत्तम विकल्प की मदद से हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने के उपरांत ही हम नीतियां, कार्यविधियां निर्धारित करते हैं। अगला है सर्वव्यापकता। बच्चों, नियोजन में सर्वव्यापकता गुण पाया जाता है। नियोजन केवल प्रबंध के क्षेत्र में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में पाया जाता है और प्रबंध के क्षेत्र में भी जो अलग अलग
3 स्तर होते हैं। सभी स्तरों में नियोजन का महत्वपूर्ण रोल होता है और नियोजन तैयार करते समय संपूर्ण उपक्रम को ध्यान में रखा जाता है। किसी भी क्षेत्र को हम छोड़ते नहीं हैं। अगला है लोच कोड। बच्चों, नियोजन में हम जो आवश्यक परिवर्तन किए जाने हैं, हम उन परिवर्तनों को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। यदि कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो नियोजन में हम पूर्ण तो नहीं, लेकिन हाँ, जो संभावित है छोटे छोटे चेंजेस उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। एक और विशेषता बच्चों लेते हैं, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। अर्थात नियोजन किसी समय विशेष पर की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी पुनरावृत्ति निरंतर होती रहती है। परिस्थितियां बदल जाने के साथ साथ इसमें भी अपन आवश्यक परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु इसका उपयोग निरंतर होता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बच्चों, इसमें किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं? जैसे नियोजन प्रबंध का डॉट 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 कार्य है, तो अपन उसमें लिखेंगे प्रथम कार्य है। नियोजन एक डॉट 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 प्रक्रिया है, तो अपन ये लिख सकते हैं नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और आप जानते हैं कि 32 नंबर 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं, तो हम इन पर भी विशेष ध्यान दें। आइए अपन आगे चलते हैं और समझते हैं नियोजन का महत्व। बच्चों, परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, नियोजन का महत्व स्पष्ट कीजिए, या नियोजन का कोई तो महत्व बताइए। तो हमें इस प्रश्न को समझना है और जो जो महत्वपूर्ण लगे अपनी कॉपीज में नोट भी करना है। सबसे पहला महत्व है साधनों का सदुपयोग। बच्चों, हर संस्था में, हर उपक्रम में साधन सीमित होते हैं, चाहे भौतिक, मानवीय अथवा वित्तीय। लेकिन नियोजन के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है जिससे कि साधनों का सदुपयोग हो। कोई भी साधन अपव्यय ना हो। हम साधनों का सदुपयोग करते हुए ही निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। दूसरा लाभ है लागत में कमी। नियोजन के उपयोग से जहां संसाधनों के अपव्ययों पर नियंत्रण होता है, तो स्वाभाविक रूप से लागत में कमी आती है। जब अपव्यय रुकता है, स्क्रैप, तो लागत भी कम हो जाती है, जिससे कि संचालन लागत भी कम होती है और लाभ की मात्रा में वृद्धि होती है। तो बच्चों, नियोजन के उपयोग से लागत में कमी होती है। अगला है प्रबंधकीय कार्यों का आधार। नियोजन प्रबंधकीय कार्यों का आधार होता है। जैसा कि हम बच्चों जानते हैं, नियोजन प्रबंध को आगामी कार्यकाल का आधार प्रदान करता है। आगामी कार्यों की रूपरेखा नियोजन में
स्पष्ट की जाती है और उसी के आधार पर प्रबंध आगे की कार्यवाही करता है। राष्ट्रीय समृद्धि का आधार। देश की प्रगति के लिए आर्थिक नियोजन तैयार किए जाते हैं। देश की आर्थिक प्रगति को आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि देश के सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग होता है। मितव्ययता उत्पन्न करना। जी हाँ बच्चों, यह नियोजन का अगला महत्व है। नियोजन के द्वारा आर्थिक मितव्ययिता लाई जाती है। जो फिजूल खर्च है इसको रोका जाता है, जिससे न्यूनतम लागत पर हम अधिकतम उत्पादन कर पाते हैं। नियोजन के द्वारा प्रबंधकीय कार्यों में स्पष्टता आती है, जिससे मितव्ययिता देखने को मिलती है। आइए अब हम मिलकर समझते हैं नियोजन की सीमाएं, अर्थात लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। बच्चों, जहां नियोजन में कई सारे लाभ, कई सारे महत्व के बिंदु हैं, वहीं नियोजन की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे पहली है भावी अनिश्चितताएं। बच्चों, नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, लेकिन कई बार भविष्य की अनिश्चितताएं बाधाएं उत्पन्न करती है और नियोजन सफल नहीं हो पाता। प्राकृतिक विपदाएं, राजनीतिक विपदाएं, ऐसे कई सारे पहलू आ सकते हैं जिससे नियोजन असफल हो जाता है। दूसरा एक दोष नियोजन में देखने को मिलता है, वो है खर्चीली पद्धति। बच्चों, नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। नियोजन का निर्माण विशेषज्ञ कर पाते हैं, जिससे उन विशेषज्ञों को भारी भुगतान देना होता है और इसके साथ साथ नियोजन को तैयार करने में काफी अधिक समय और श्रम भी लगता है। तो नियोजन एक खर्चीली पद्धति है, जिससे लागत में वृद्धि देखने को मिलती है। अगला है उचित सूचनाओं का अभाव। बच्चों, नियोजन का निर्माण उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी पर्याप्त मात्रा में सूचनाएं नहीं उपलब्ध हो पाती और नियोजन में कमी रह जाती है। नियोजन के निर्माण में कठिनाइयां आ जाती हैं। तो यदि पर्याप्त मात्रा में उचित सूचनाएं हमको नहीं मिलती हैं, तो हम एक आदर्श नियोजन तैयार नहीं कर पाते। अगला है पूर्ण लोचता का अभाव। बच्चों, नियोजन में छोटे छोटे परिवर्तन तो किए जा सकते हैं, लेकिन अगर काफी बड़ा परिवर्तन आ जाता है शासकीय नीतियों के फलस्वरूप, प्राकृतिक विपदाओं के फलस्वरूप, तकनीकी समस्याओं के फलस्वरूप, तो काफी बड़े परिवर्तनों को हम नियोजन में नहीं ले पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन में पूर्ण लोचता का अभाव होता है। अगला जो सीमाओं का बिंदु है, वो है सर्वोत्तम विकल्प के चयन में कठिनाई। बच्चों, उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है। ये कठिन कार्य है और विकल्प के चयन में न केवल श्रम बल्कि समय भी लगता है। तो नियोजन की एक सीमा है, वो ये कि सर्वोत्तम विकल्प के चयन में कठिनाई होती है। अगला दोष जो है वो है सीमित क्षेत्र।
बच्चों, जहां पर लगातार परिवर्तन होते हैं, बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं, वहां पर नियोजन सीमित रह जाता है। क्योंकि अगर बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, काफी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, तो नियोजन में पूर्ण लोचता का अभाव होता है। तो उन क्षेत्रों में नियोजन असफल हो जाता है। आइए अब हम समझेंगे नियोजन की प्रक्रिया। बच्चों, नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, वही एक जटिल प्रक्रिया भी है। नियोजन का निर्माण के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं। तो हम समझते हैं अब नियोजन की प्रक्रिया। नियोजन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इसका पहला बिंदु है लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निर्धारित करना। बच्चों, नियोजन के निर्माणकर्ता उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपने लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। लक्ष्य क्या और उद्देश्य का निर्धारण एक सरल कार्य नहीं होता। ये निर्धारण विशेषज्ञों के द्वारा संसाधनों को देखते हुए किया जाता है। नियोजन के निर्माण का दूसरा चरण है विभिन्न विकल्पों का निर्धारण। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं, ऐसे ही नियोजन के लिए भी कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो नियोजनकर्ता इसके लिए जो आदर्श विकल्प हैं उनका निर्धारण करते हैं। जो वैकल्पिक साधन हैं उन पर भी विचार किया जाना आवश्यक होता है। तीसरा चरण है तो मूल्यांकन एवं सर्वोत्तम का चुनाव। तो ये चरण वैकल्पिक तरीकों में से एक आदर्श विकल्प के चुनाव से संबंधित है। नियोजन के निर्माणकर्ता वैकल्पिक तरीकों में से तुलनात्मक अध्ययन करके उसका मूल्यांकन करके एक सर्वोत्तम तरीके को चुनते हैं, जिससे कि आगे की प्रक्रियाएं की जा सके। चौथा चरण बच्चों है क्रियाओं का चयन करना। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपक्रम के विभाग और उप विभाग, इनकी क्रियाओं का निर्धारण और चयन करना, यह नियोजन का उत्तरदायित्व बनता है। नियोजनकर्ता उपक्रम और विभागों की क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। तो बच्चों, जैसे अभी क्रियाओं का निर्धारण किया, तो क्रियाओं के समय और क्रम का निर्धारण भी नियोजन विभाग ही करता है। यह पांचवा चरण है, क्योंकि नियोजन में समय का अत्यधिक महत्व है। किस समय पर कौन सी क्रिया की जानी है, इसका निर्धारण करना भी अत्यंत आवश्यक कार्य है। तो पांचवें चरण में नियोजनकर्ता क्रियाओं का उचित समय और क्रम निश्चित करते हैं। नियोजन की प्रक्रिया का अगला बिंदु है अनुगमन एवं समीक्षा। ये एक नियोजन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि समय समय पर परिस्थितियां बदलती हैं और संभावित परिवर्तनों के संदर्भ में योजना को बदला जाना चाहिए। तो नियोजनकर्ता सभी परिस्थितियों को देखते हुए नियोजन का अनुगमन करते हैं और समीक्षा भी। बच्चों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नियोजन की प्रक्रिया बताइए।
आइए अब हम मिलकर समझेंगे नियोजन के तत्व। ये नियोजन के घटक भी कहलाते हैं। बच्चों, नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए इन सभी तत्वों को गंभीरता पूर्वक समझना, पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। नियोजन का पहला तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाएं की जाती हैं। तो नियोजन उद्देश्य का निर्धारण करने के लिए सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है, उसका विश्लेषण करता है और सर्वोत्तम विकल्प का चयन कर फिर उद्देश्य का निर्धारण करता है। दूसरा है व्यूह रचना यानी रणनीति, मोर्चाबंदी। बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। हमारे प्रतियोगी समय समय पर बाजार में नए नए विकल्प लाते हैं और यदि हमें प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो हमें उनका मुकाबला करना होगा और इसके लिए अपन जो पूर्व तैयारी करते हैं वो कहलाती है व्यूह रचना। रणनीति प्रतियोगियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है जिससे कि बाजार में जब भी वो कोई नया विकल्प प्रस्तुत करते हैं तो हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें और हमारी मांग पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, हमारी वस्तुओं की मांग दिन पर दिन बढ़े। तो प्रतियोगियों को ध्यान रखकर अपन तैयार करते हैं व्यूह रचना। तीसरा घटक है बच्चों नीतियां। मध्य स्तरीय प्रबंधन अपने अधीनस्थों की सहायता के लिए नीतियां तैयार करता है। नीतियां वे विवरण होते हैं जो निम्न स्तरीय कर्मचारियों की सहायता करते हैं, उनको आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं। अतः नीतियों का निर्माण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। चौथा है बच्चों कार्यविधियां यानी प्रोसीजर। भावी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एक निश्चित तरीका तैयार किया जाता है जिसमें विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित किया जाता है। यह क्रम निर्धारण करना ही कहलाता है कार्यविधियां, जिससे कि हम भावी क्रियाओं को एक निश्चित तरीके से समय पर पूर्ण कर सकें। अगला है पद्धति। बच्चों, पद्धति योजना का वह अंग है जो किसी कार्य को करने की प्रमापित विधि स्पष्ट करता है। इसमें बताया जाता है कि प्रक्रिया किस तरीके से पूर्ण की जाएगी। लेकिन पद्धति का संबंध पूर्ण क्रियाओं से ना होकर केवल एक उसके अंग से होता है। आगे चलते हैं और समझते हैं नियम। बच्चों, देश हो या परिवार, उपक्रम हो या कोई व्यावसायिक संस्था, सभी जगह पर अनुशासन अति अनिवार्य है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए अपन नियम तैयार करते हैं जो ये बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। तो नियोजन के अंतर्गत नियोजनकर्ता आवश्यक नियमों का न केवल निर्माण करते हैं, निर्धारण करते हैं, जिसे कठोरता पूर्वक लागू किया जाता है। अगला है कार्यक्रम। किसी भी समस्या से निपटने के लिए जो योजना तैयार की जाती है वो कार्यक्रम कहलाती है। कार्यक्रम द्वारा प्रबंधकों को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि उनकी जरूरतें क्या हैं। प्रत्येक विभाग अथवा
प्रत्येक कार्य के लिए हम अलग अलग कार्यक्रम बनाते हैं। अगला घटक है, अंतिम घटक है, वो है बजट। इच्छित परिणामों के संख्यात्मक पूर्वानुमान को बजट कहा जाता है। बजट व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। बजट संख्यात्मक पूर्वानुमान होते हैं और उनका उद्देश्य भी पूर्व से निश्चित किया जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा नियोजन के घटक। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अब हम समझेंगे नियम और नीति में अंतर। यानी बच्चों, कहने का तात्पर्य कि हमने देखा नियोजन के 8 अलग अलग घटक हैं और प्रश्न में किसी भी 2 घटकों में अंतर पूछा जा सकता है। जैसे कि अपन सबसे पहले समझ रहे हैं नियम और नीति में अंतर। तो हमें इस प्रकार अंतर को समझना है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये अनिवार्य या ये कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियम और नीति का अर्थ। नियम विशिष्ट विवरण होते हैं और ये पूर्व निर्धारित होते हैं। नीति से आशय दिशा निर्देशों से है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। तो बच्चों, अंतर हम एक टेबल में दर्शा सकते हैं। इसमें अपन ने पहला बिंदु देखा अर्थ। दूसरा है लोचशीलता। नियम कठोर होते हैं, इसमें कुछ छोटे छोटे परिवर्तन तो किए जा सकते हैं, बड़े परिवर्तन नहीं, इसलिए कहा जाता है नियम कठोर होते हैं। नीति में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, नियम में कठोरता होती है, उसमें बड़े परिवर्तन संभव नहीं है। निर्णय की स्वतंत्रता। नियम तो नियम है सबके लिए, इसमें स्वतंत्रता नहीं होती, लेकिन नीति में विवेक से कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है। निर्णय लेने की स्वतंत्रता नीति में होती है। प्रकृति। नियम आदेश की तरह होते हैं, लेकिन नीति अधीनस्थों की सहायता के लिए बनाई जाती है। अब बच्चों, हम समझेंगे नियम तथा पद्धति में अंतर। नियम और पद्धति में क्या अंतर है, आइए अपन समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं अर्थ। नियम ये पूर्ण निर्णय होते हैं जो यह बताते हैं किस विशेष परिस्थिति में क्या किया जाना है अथवा क्या नहीं। पद्धति किसी क्रिया को संपन्न करने की प्रमाणित विधि है। अगला है उद्देश्य। नियम का उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, जबकि पद्धति का उद्देश्य है कार्यकुशलता में वृद्धि करना। अनिवार्यता। नियमों का पालन करना सभी के लिए अति अनिवार्य है। पद्धति का कठोरता से पालन किया जाना अनिवार्य नहीं होता। लोचशीलता। नियम कठोर होते हैं, इनमें लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। पद्धति में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं अंतर के उपरांत एक आदर्श नियोजन के लक्षण। बच्चों, नियोजन अति महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंधन का, और नियोजन में कुछ विशेष गुणों का होना अत्यधिक आवश्यक है। सब पहला है सरलता। बच्चों, नियोजन वह आदर्श माना जाता है जो सरल हो, जैसे हर कोई आसानी से समझ सके, उपक्रम का प्रत्येक कर्मचारी उसको आसानी से समझ सके। अगर कठिन क्लिष्ट भाषा में तैयार किया गया है, तकनीकी है, हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नियोजन कार्य
के लायक नहीं। अच्छा नियोजन तो वो है जो उसको सभी कोई सरलता से समझ सके। दूसरा है स्पष्ट उद्देश्य। नियोजन वह आदर्श माना जाता है जिसमें संस्था के उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्याख्या किए गए हों और नियोजन उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया हो, उद्देश्य उन्हीं पर आधारित हो। तीसरा है मितव्ययी। एक आदर्श नियोजन बच्चों वो होता है जिसे कम से कम लागत पर तैयार किया गया हो, जो उपक्रम के बजट के अनुरूप हो, जिस पे आवश्यकता से अधिक खर्च ना किया गया हो। लोचपूर्ण। नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए, इसमें हम आवश्यक छोटे छोटे परिवर्तन कर सकें। कई परिस्थितियों के फलस्वरूप समय समय पर परिवर्तन करने पड़ते हैं, अतः आवश्यक है कि नियोजन में हम आवश्यक परिवर्तन कर सकें। नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए। अगला है लक्ष्यों के अनुरूप। बच्चों, नियोजन संगठन की आवश्यकताओं, साधनों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया नियोजन आदर्श माना जाता है। व्यावहारिकता यानी प्रैक्टिकल। नियोजन केवल कागजों में तैयार किया गया हो और उसको हम उपयोग में ना ला पा रहे हो, ऐसा नियोजन व्यर्थ है। नियोजन तभी आदर्श माना जाएगा जिसे व्यावहारिक जगत में हम सरलता पूर्वक क्रियान्वित कर सकें। अतः यह आवश्यक है कि नियोजन व्यावहारिक होना चाहिए। तो बच्चों, ये थे एक आदर्श नियोजन के गुण। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों, यह हमारा अध्याय यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपको यदि कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हम उसका समाधान शीघ्रता से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।